वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच पर चलेगा केस। मुंबई की विशेष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। माधवी और वरिष्ठ अधिकारियों पर केस चलेगा। माधवी पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप। तो ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच पर मुकदमा चलेगा। मुंबई की विशेष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। माधवी और वरिष्ठ अधिकारियों पर यह केस चलेगा। माधवी पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है और यह आदेश दिया गया है मुंबई की विशेष अदालत की तरफ से कि एफआईआर दर्ज किया जाए, यानी सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच पर केस चलेगा। ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। माधवी पुरी बुच जो कि सेबी की पूर्व प्रमुख हैं, अब उन पर केस चलेगा। विशेष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। माधवी पुरी बुच और वरिष्ठ अधिकारियों पर यह केस चलेगा और यह जानकारी सामने आ रही है कि माधवी पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। तो सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच पर केस चलेगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने यह आदेश दिया है एफआईआर करने का। हमारे संवाददाता मृत्युंजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, किसने शिकायत की और किस शिकायत के आधार पर कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है एफआईआर दर्ज करने का माधवी पुरी बुच के खिलाफ? जी देखिए, एक याचिकाकर्ता हैं, पेशे से पत्रकार हैं। इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से संबंधित जो एक विशेष अदालत है मुंबई में, उस विशेष अदालत में याचिका की थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि सेबी के पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग हुआ है और इससे कई निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है। जिसके बाद जो मुंबई की विशेष एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत है, उसने मुंबई पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो शाखा को निर्देश दिया है कि वो माधवी बुच और सेबी के कई अन्य बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करें, जिसमें अन्य अगर हम नामों की बात करें तो माधवी बुच के अलावा अश्विनी भाटिया का नाम है जो कि सेबी की पूर्णकालिक सदस्य हैं। इनके अलावा अनंत नारायण जी, इसके अलावा कमलेश चंद्र वर्षने, प्रमोद अग्रवाल और सुंदरमन राममूर्ति, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि जो भी जांच हुई है, हो रही है, 30 दिनों के भीतर अदालत में उसकी एक कॉपी सबमिट की जाए, जमा की जाए कि आखिरकार जांच कहां तक पहुंची है। आपको बता दें कि ये जो 28 तारीख बीता है, यानी 2 दिन पहले ही फरवरी का, माधवी बुच का वो कामकाज का आखिरी दिन था। सेबी की वो पहली महिला निदेशक रह चुकी हैं और ऐसे पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उन पर कई आरोप भी लग चुके हैं, कई विवादों में उनका नाम भी आ चुका है, लेकिन एक बड़ा झटका है। एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई पुलिस की एफआईआर दर्ज करेगा और 30 दिनों के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट जांच की सौंपेगा। मृत्युंजय, क्योंकि माधवी पुरी बुच एक बड़ा नाम रही हैं, विवादों में भी रही हैं और पूर्व से भी प्रमुख रही हैं, किन खास बातों को लेकर ये शिकायत की गई और अब इसमें आगे क्या होगा? देखिए, ये जो शिकायत की गई है याचिकाकर्ता, उसने ये बताया है कि सेबी के अधिकारियों ने अपने जो नियमावली थी वो कर्तव्यों का पालन नहीं किया और इसके चलते बाजार में घेरफेर हुआ है। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का बढ़ावा मिला है इनके कामकाज की वजह से और कहीं न कहीं जो इनकी नीतियां रही हैं या फिर कामकाज के तरीके रही हैं वो प्रोफेशनल रही हैं नहीं रहे हैं। इससे कई प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है और कहीं न कहीं स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कंपनियों को सूचीबद्ध तरीके से जो किया गया है वो नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। यह आरोप लगाया गया है माधवी बुच के कार्यकाल के दौरान और इसी याचिका के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जो अदालत है, विशेष अदालत, उसने मुंबई पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है और 30 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। माधवी बुच जिन्होंने 28 फरवरी 2022 को ये पदभार संभाला था, पहली महिला सेबी की अध्यक्षा रही हैं और कहीं न कहीं उन पर विवाद भी जुड़ा रहा। अब पद से हटने के बाद उन पर आप नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में हुए मर्डर को लेकर सियासत भी तेज है और इन सब के बीच पुलिस ने जांच टीमों का गठन कर दिया है। रोहतक जिले के सांपला में एक सूटकेस में कांग्रेस की महिला नेता की लाश मिली, जिनका नाम हिमानी नरवाल है, जो कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। खबर यह भी है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव अभियान की भी हिस्सा रही है। लेकिन अब महिला नेता की हत्या पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। हरियाणा में महिला कांग्रेस नेता की हत्या पर बड़ी खबर यह है कि हिमानी नरवाल की मां सविता ने बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली, यह आरोप लगाया हिमानी की मां ने। चुनाव की वजह से कुछ दुश्मन बन गए थे, हिमानी की मां का यह कहना है और उनका यह भी कहना है कि पार्टी से या दोस्त कोई भी अपराधी हो सकता है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम संस्कार नहीं होगा, यह कहना है हिमानी की मां का।
हिमानी नरवाल, जो कि कांग्रेस की एक महिला नेता रहीं, रोहतक में एक सूटकेस में उनकी लाश मिली है और अब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। हिमानी की मम्मी हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी, आपसे जानना चाहूंगा, लास्ट कब आपकी हिमानी से बात हुई? मैं 27 तारीख को 4 बजे तक मेरी बेटी के पास थी यहीं पे। क्या संपर्क नहीं हो पाया? बात मतलब मैंने बस पकड़ ली थी दिल्ली बाईपास से, उसके बाद भी बात हुई है। मैं घर वहाँ पहुँची हूँ 8 बजे के बाद, तब भी, फिर 9 बजे के बाद भी बात हुई है। अगले दिन के लिए उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी कल अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊँ तो आप टेंशन मत करना। वो 28 तारीख को 28 तारीख को हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मेरे को वहाँ मीटिंग में जाना है। तो उस दिन मैंने सारा दिन फोन नहीं किया। तो 1 तारीख को तो फिर उसने मतलब मेडिकल में मेरे भाई को दिखाने जाना था, इसलिए मेरी भाभी का यहाँ से फोन गया है कि भी मतलब दिल्ली फोन नहीं उठा रही मानी, आना था उसने। जब मैंने उसके पास कॉल किया है, मेरी कॉल लगी है 2 बार, लेकिन वो पता नहीं कॉल फॉरवर्ड मतलब कुछ ऐसे इंग्लिश में बोल रहे थे, वो 2 बार लग के उसके बाद मतलब बात कोई नहीं बोला। नहीं, मैं ही 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फोन आया मतलब सांपला थाने से। उन्होंने मेरे को बताया मैडम एक डेड बॉडी मिली है टैक्सी में और वो हिमानी की बता रहे हैं, आप हिमानी की मम्मी बोल रहे हो? मैं कहा। तो हमने आप एक बार सांपला आ जाओ और उसकी तकसीफ करो। मैं मतलब पुलिस प्रशासन से यही चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन से भी और हरियाणा सरकार से भी, और सबसे ज्यादा मैं कांग्रेस पार्टी से चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने मतलब अपना सब कुछ दाव पे मतलब उनके लिए लगाया है, वो मेरी बेटी को न्याय दिलवाए और मतलब जो भी आरोपी हैं मैं सजाए मौत चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्या हिमानी इस घर में अकेले रहती थी और तो क्या कर रही थी? सिर्फ इलेक्शनों के चक्कर में मतलब अकेली रहती। अभी बीच में 24 को मेरे पास थी, 24 को मेरे पास से आई है वो। हम प्रयागराज गए हैं 21 तारीख को, 23 को हम वहाँ से आए हैं और 24 को वो यहाँ रोहतक आई है। क्या वो कांग्रेस पार्टी की एक्टिव कार्यकर्ता हाँ, थी? एक्टिव मतलब मैं देख कार्यकर्ता रहा हूँ कई वो तस्वीरें कई भी साल से हैं, लगातार भारत जोड़ा। 10 साल से वो जुड़ी हुई थी। क्या आपको कुछ पार्टी के लोगों में ही किसी पे शक है? क्या कभी किसी से धमकी मिलती थी? कभी उसने शेयर जाना मतलब पार्टी के लोगों का भी था, जान पहचान वालों का भी। हाँ, अनजाने के लिए वो कभी गेट नहीं खोलती थी। वो कोई भी आ रहा है उसकी भी खबर देती थी, आ गया पहुंच गया उसकी भी देती थी, क्या उसने खिलाया पिलाया उसको और वो चला गया, वो सारी खबर मेरे को हमेशा देती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ है ये अचंभे वाली बात है। किसी और पे कोई शक? क्या परिवार में कभी किसी से कोई रंजिश हो? किसी ऐसी हमारी मतलब जाति रंजिश किसी से नहीं है। ये मतलब कोई मतलब अपना है जो बहुत नजदीकी है, चाहे वो पार्टी का भी हो सकता है, वो मतलब फ्रेंड सर्कल का, कॉलेज का भी, LLB कर रही थी, वो कोई भी हो सकता है। मैं मतलब बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आपने हिमानी की मां के बयान को सुना, वो ये कह रही हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हिमानी नरवाल का घर रोहतक के विजयनगर इलाके में है, परिवार गमगीन है, इंसाफ मांग रहा है। हमारे सहयोगी वरुण जैन की रिपोर्ट देखिए। रोहतक के विजयनगर इलाके की बाग वाली गली के इसी मकान में हिमानी रहा करती थी और ये जो मकान है परिवार वालों का ही है, हिमानी का ही मकान है। और जो परिवार के लोगों ने बताया कि जब इस पूरी घटना के बारे में उन्हें पता चला, तो जब परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे तो जो ये अंदर का डोर है इस पर ये ताला लगा हुआ था, और इतना ही नहीं जो मेन गेट है घर का उस पर भी ताला लगा हुआ था। हालांकि परिवार के लोगों को इस बात की आशंका है कि हिमानी हमेशा घर के अंदर के भी जो कमरे हैं जो आप देख सकते हैं उनके भी ताले लगाती थी, लेकिन उस दिन जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो ताला नहीं लगा हुआ था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि 28 तारीख को क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? क्या हिमानी घर पर ही मौजूद थी? अगर घर पर मौजूद थी तो कितने बजे वो घर से निकली? कोई घर पर आया? वो कौन शख्स थे जो घर पर आए और इस हत्याकांड को अंजाम देकर हिमानी की ही सूटकेस के अंदर उसकी बॉडी डालकर उसको डंप कर दिया गया? तो ऐसे में पुलिस की कोशिश यही है कि जो इलाके के आसपास के जो CCTV कैमरे हैं गली के, उनकी फुटेजेस को खंगाला जाए। ABP न्यूज़ ने जब आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो इलाके में आसपास के कई CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेजेस, उनका जो डाटा है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और पुलिस अब इसी पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन 28 तारीख को घर पर आया, किसके साथ हिमानी थी, घर के अंदर ऐसा क्या हुआ
और उसके बाद हत्या करके जो लाश को इस तरीके से सांपला इलाके के अंदर डंप कर दिया गया। फिलहाल पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। तो हिमानी हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के सियासी दल बहुजन समाज पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। मायावती ने आज आकाश आनंद को, जो उनके भतीजे हैं, उनके सभी पदों से हटा दिया है। अब आकाश आनंद की जगह आकाश के पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और इसके साथ ही रामजी गौतम नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। बसपा की अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। फैसला लेने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि मैं जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगी। मायावती ने यह ऐलान लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में किया, जिसमें कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे। आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटा दिया गया है। आकाश आनंद, जो कि मायावती के भतीजे हैं, हाल फिलहाल में पिछले साल 2 साल में वो काफी आक्रामक तौर पर रैलियां करते नजर आ रहे थे और मायावती ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें यह कहा है कि आकाश आनंद का जो पॉलिटिकल करियर है उस पर ब्रेक लगाने का काम उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ने किया है। अशोक सिद्धार्थ, जो कि बसपा के ही राज्यसभा के सांसद रहे हैं, उनकी बेटी से आकाश आनंद की शादी हुई है और उन रिश्तों के बारे में भी मायावती ने प्रेस रिलीज में लिखा है और आकाश आनंद को हटाया है। आप देखिए, बसपा में फेरबदल हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद, जिन्हें मायावती का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, मायावती ने उन्हें अचानक से सभी पदों से हटा दिया और आकाश आनंद की जगह उनके पिता आनंद कुमार, जो कि मायावती के भाई हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके साथ ही रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सवाल है कि क्या इन बदलावों से बीएसपी के हालात सुधरने वाले हैं? साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव से बसपा के प्रदर्शन पर नजर डाले तो पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। जहां 2007 में बसपा ने 206 सीट जीतकर यूपी में सरकार बनाई थी, तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 403 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 सीट पर ही जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी बसपा की हालत बहुत खराब रही। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने बंपर प्रदर्शन करते हुए 20 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के पास कोई सीट नहीं बची है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फायदा हुआ था और उस समय 10 सीटें जीती थी। ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद को पहली बार बसपा में पद से हटाया गया हो। बसपा ने 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे पर विश्वास जताया था। हालांकि 7 मई 2024 को आकाश की गलत बयानी की वजह से मायावती ने उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली थी। बदलाव के दौर से गुजर रही बसपा में नए नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ और सिपाही कार्यकर्ता बनकर ही काम करूंगा। बस पार्टी की जिम्मेदारी का जो है ताकत के साथ में काम करना। 27 में माननीय बहन जी सरकार बनाएंगी और 100% अब पूरा बहुजन समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब अगली बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। भरमौर में भरभरा कर गिरा पहाड़ का हिस्सा। लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने आया है। लैंडस्लाइड के बाद खड़ामुख लाहल रोड बंद हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में एक ये बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए। भरमौर इलाके में जो पहाड़ का एक हिस्सा है वो भरभरा कर गिर पड़ा है। लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो सामने आया है। लैंडस्लाइड के बाद खड़ामुख लाहल रोड बंद हो गया है। तो आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा की ये तस्वीरें हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। भीषण लैंडस्लाइड है। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा है और लैंडस्लाइड के बाद खड़ामुख लाहल रोड को बंद कर दिया गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए।
इस रास्ते से, इस रूट से लोग गुजर रहे थे, लेकिन अचानक ही यहां पर लैंडस्लाइड हुआ चंबा में, जहां पर यह भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं और उसके बाद जो लोग इस सड़क को क्रॉस कर रहे थे, इस सड़क से आ जा रहे थे, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। गाड़ियां आपको रुकी हुई दिखाई देंगी और फिलहाल लैंडस्लाइड के बाद खड़ामुख लाहल रोड बंद कर दिया गया है। चंबा में लैंडस्लाइड का ये भीषण वीडियो आप सामने देख रहे हैं, कैसे पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर रहा है और अभी तक जो जानकारी मिली है, इसकी चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया है। ये एक गनीमत की बात रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में भी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। तवाघाट लिपुलेख हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। आपको अब वो वीडियो दिखाते हैं उत्तराखंड के लैंडस्लाइड का। ये वीडियो उसी लैंडस्लाइड का है। देखिए, जब पहाड़ दरका तो कैसे हाहाकार मच गया। लैंडस्लाइड तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में नजंग के पास हुआ। उस वक्त बीआरओ के मजदूर एक दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी उनके ऊपर पत्थर और मिट्टी का मलबा आ गिरा और इतनी तेजी से गिरा कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। लैंडस्लाइड में नेपाल निवासी एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 6 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया। टूट गया, हम नीचे खाना बना रहे थे तो पार से एसएसपी वालों ने सिट्टी दिया तो बाहर वालों को पता चल गया। उसको सिट्टी देती ऊपर से पत्थर आ गया, उसके सीधा डायरेक्ट सिर में लग गया। हम आगे बात में गया, पार से एसएसपी वालों ने जब सिट्टी देंगे हम छुप गया था, सिट्टी नहीं देती, उसका इंतजार करके उसको निकाल के लाया हमने। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड में मौसम की मार है और इन तस्वीरों को देखकर जो ये लैंडस्लाइड हुई है, इसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। ये मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और एक चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय पी रहे थे और अचानक से आवाज़ आई और ये लैंडस्लाइड हुआ, एक मजदूर की मौत हुई है। अगली खबर भी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू अभी भी जारी है, लेकिन दुखद खबर यह है कि आज पुलिस ने 3 मजदूरों के शव बरामद कर लिए हैं और एक मजदूर अभी भी लापता है। चमोली में 28 फरवरी को ग्लेशियर टूटा था। इस दौरान सड़क निर्माण में लगे 54 मजदूर बर्फ में फंस गए थे। हादसे के बाद प्रशासन और सरकार तुरंत हरकत में आया और रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर तेज किया गया था। हालांकि अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं और वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और एक मजदूर जो अभी भी लापता है उसकी तलाश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सीएम धामी ने आज भी अधिकारियों के साथ बैठक कर ताजा हालात की जानकारी ली और जो चमोली के जिलाधिकारी हैं संदीप तिवारी, उनके साथ भी वर्चुअल तौर पर बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली है, रेस्क्यू की डिटेल ली है। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, चमोली में रेस्क्यू अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब तक 53 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वायुसेना का भी इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है नजर रखने के लिए, लापता लोगों को ढूंढने के लिए सेना के जवान भी रेस्क्यू में शामिल है। पता नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने आना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए, सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ़ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ़ में जैसे तैसे भाग के गए। सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया, आर्मी ने भी काफ़ी सहयोग किया सर, और आप लोगों का भी। ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। 5 से 6 फीट बर्फ़ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके बीआरओ कैंप पहुँचे। कुल कितने लोग थे? हम एक साथ 23 बंदा पहुँचे बीआरओ कैंप। 6-7 बंदा लापता है सर। एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया, पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ़ में निकले थे। हमारे कंटेनर 9 बंदे थे, 9 बंदों हमारे 5 बंदे हमारे गायब हैं, अभी मिले नहीं है। अभी 4 बंदे हम सेफ हैं, 14 बंदे हम साथ थे रात में। हमारा एक बंदा उसमें एक्सपायर हो गया उसी रात। उसे दवा नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तो एक्सपायर हो गया वो। तो आर्मी कैंप नीचे थी, पार में थी, तो वो लोग हमारे पास सुबह आए थे। जब उन्होंने कन्फर्मेशन हम किसी ने बताया होगा कुछ बंदे यहाँ फंस रहे हैं, तो वे हमारे पास सुबह 8 बजे आए थे।
बर्फबारी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। शिमला से लेकर मनाली तक हर जगह बर्फ की चादर बिछी है। बर्फ से पहाड़ ही नहीं, घर और दुकान भी जम गए हैं। कुल्लू के लिए बारिश मुसीबत बन गई है, जहां एक दिन पहले आया सैलाब अपने पीछे भारी कीचड़ छोड़ गया है। हिमाचल प्रदेश, जिसका अर्थ है बर्फीले पहाड़ का प्राण, और तस्वीरें इसी नाम का सबूत दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह, शहर शहर, हर जगह हो रही है सिर्फ बर्फबारी। जहां देखेंगे, जिधर देखेंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर से लिपटे बादल ही नजर आएंगे। आज हिमाचल प्रदेश की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से जगह जगह की स्थिति से आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लाहौल स्पीति। ये वो जगह जो टूरिस्ट के फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन इस वक्त यहाँ के हालात बेहद मुश्किलों भरे हैं। इस तस्वीर को देखिए। कैमरे में कैद इस तस्वीर में कार बर्फ में पूरी तरह ढक गई है। आगे देखेंगे तो पहाड़ों पर हरे हरे पेड़ों पर सफेद बर्फ फल जैसे लटक रही है। सड़कों पर जो कार खड़ी हैं, उनका रंग चाहे जो हो, वो इस वक्त सफेद ही दिख रही है। मनाली में बारिश और बर्फबारी मुसीबत बन गई है। बर्फ और ऊपर से बारिश ने हालात ऐसे कर दिए हैं। जो मनाली हर वक्त पर्यटकों से भरा रहता था, वहां की मौजूदा स्थिति आपके सामने है। सड़क पर बर्फ बह रही है और बेबस लोग अपनी गाड़ियां उसी बर्फीली सड़क में निकालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से। चमोली में एक और मजदूर का शव मिला है। चमोली में हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है। चमोली से ये दुखद खबर आ रही है, जिसमें एक और मजदूर का शव मिला है। चमोली में हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। लगातार 28 तारीख से ही यह रेस्क्यू ऑपरेशन चमोली में चलाया जा रहा था और अब एक और शव मजदूर का मिला है। चमोली में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है और ये बहुत दुखद खबर है। ये मजदूर वहां पर सड़क बनाने के काम में जुटे थे जब एवलांच आया था और उस एवलांच का शिकार हुए और 3 दिनों से यह रेस्क्यू चल रहा था। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे और फिलहाल ये खबर आ रही है कि चमोली में एक और मजदूर का शव मिला है। पिछले 3 दिन से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और एक शव और मिला है मजदूर का। चमोली में हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या 8 हो गई है। ये बहुत दुखद खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर एक और मजदूर का शव मिला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।